तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि पता है कि पिछली वीडियो में हमने आपको प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाया था। प्रकाश के अपवर्तन में हमने आपको बताया प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, और उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था अपवर्तनांक क्या होता है और निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। ये चार टॉपिक पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में दो टॉपिक शेष हैं आपके, जिसको पढ़ा के ये पाठ हमारा समाप्त हो जाएगा, यानी प्रकाश का अपवर्तन समाप्त हो जाएगा। आज जो ये दो टॉपिक हैं उनका नाम कुछ इस तरीके से है यहाँ पर, अपवर्तनांक का। ठीक है, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से, प्रकाश की चाल से संबंध। पहला जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। दूसरा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है प्रकाश किरणों की, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता। ठीक है, ये दो चीजें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एकदम डिटेल से। तो अगर आपको ये टॉपिक कंप्लीट नहीं है आपका और आप चाहते हो कि नहीं इस टॉपिक के बारे में हम लोग डिटेल से जाने, तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा। इसी टॉपिक के बारे में आज हम लोग पूरी का पूरा चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप पहली बार हमारी ये वीडियो देख रहे हो तो हम आपको बता दें कि इस चैनल पर हम इस साल कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को, जो कि यूपी बोर्ड के हैं, उनको हम साइंस और मैथ अपने चैनल पर पढ़ा रहे हैं। अगर आपको शुरू से पढ़ना है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाइए। साइंस का प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है और मैथ का प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है, जहां पर मैथ में हमने 3 पार्ट तक आपका पूरा का पूरा कंप्लीट मैथ पढ़ाया है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। और साइंस में हम आपका एक पाठ पढ़ा चुके हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अभी चल रहा है प्रकाश का परावर्तन पढ़ा चुके हैं, प्रकाश का अपवर्तन अभी चल रहा है। और आज प्रकाश का अपवर्तन, इन दो टॉपिक को पढ़ाकर खत्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेंस। तो चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। तो हमने बताया था अपवर्तनांक के बारे में कि देखिए, जो आपका अपवर्तन का दूसरा नियम था, दूसरा नियम क्या था, किन्हीं दो माध्यमों के लिए प्रकाश का जो आपतन कोण की साइन आई होती है, यानी आपतन कोण की ज्या, जैसे आप साइन आई बोलते हो, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, जैसे आप साइन आर बोलते हो, उसका अपवर्तनांक यानी उसका जो अनुपात है वो एक नियतांक होता है, जैसे आप अपवर्तनांक बोलते हो। आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखा है तो हम तो रिकमेंड यही करेंगे कि पहले आप पिछली वीडियो देख लीजिए, यानी अपवर्तन का शुरुआत का जो वीडियो हमने बनाया है उसको आप देख लीजिए। उसके बाद इसको देखिए, आपको बहुत ही डिटेल से समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो अपवर्तनांक क्या होता है कि यहाँ पर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का ये जो अपवर्तनांक है, इसी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और प्रकाश की चाल से उसका क्या संबंध होता है इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज करिए कि हम एक चित्र आपके सामने ऐसे बना दे रहे हैं, ये हमारा क्या है, अभिलंब है। ये आपका क्या है, अभिलंब। ये क्या है आपका, पृथक्कारी पृष्ठ है, पृथक्कारी पृष्ठ। ये क्या है आपका, ये है एक विरल माध्यम। ये क्या है आपका, एक विरल माध्यम, विरल माध्यम। और इस विरल माध्यम को हम लोग वायु या निर्वात मानेंगे, वायु या निर्वात। या तो वायु है या तो कुछ नहीं है, मतलब निर्वात है। और इसको मान लेते हैं कांच, इसको मान लेते हैं कि ये जो दूसरा वाला माध्यम है वो कांच है, और ये सघन माध्यम है। ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, पहली वीडियो में हमने आपको एकदम डिटेल से बताया है। ठीक है,
तो यहाँ पर होगा क्या कि एक प्रकाश किरण को हम ऐसे गुजारते हैं इस तरीके से, वो विरल से सघन में प्रवेश करती है और अभिलंब की तरफ ऐसे झुक जाती है। इसका नाम है आपतित किरण, यहाँ पे लिख देते हैं आपतित किरण। और ये अपवर्तन हो रहा है तो इसका नाम क्या रख देंगे हम लोग, अपवर्तित किरण। ठीक है, ये हम चित्र बना के आपको क्यों समझा रहे हैं, ताकि कोई भी डाउट आपका, आपके मन में जो सवाल है या कोई भी आपका शंका है वो न रह पाए। कारण अगर आप चित्र को इमेजिन करके पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध क्या है। तो सपोज करिए कि विरल माध्यम जो कि है वायु अथवा निर्वात, इसमें प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो इसमें प्रकाश की चाल को हम लोग मान लेते हैं सी है। क्या है आपका, सी है। यानी निर्वात अथवा वायु में जो प्रकाश की चाल है वो है सी। और ये जो आपतित किरण है अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, सघन माध्यम कांच से। कांच एक माध्यम है जिसमें हम लोग मान लेते हैं कि जो प्रकाश की चाल है वो है भी, जिसमें हम लोग प्रकाश की चाल को क्या मानते हैं भी, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश जो होता है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल से चलता है। तो यहाँ पर निर्वात अथवा वायु में तो वो चाल सी से चला, और कांच में चला चूंकि सघन माध्यम है उसमें भी से चला। तो जो अपवर्तनांक होता है वो कहता है कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। हमने आपको क्या बताया कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक, जैसे हम कांच का अपवर्तनांक निकालें तो क्या होगा, तो कह रहा है किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक वायु या निर्वात के सापेक्ष या वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। यानी जो हमारा अपवर्तनांक होगा यन, वो क्या होगा, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी यन बराबर हो जाएगा सी बटा के वी। ये सी क्या है, अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें, हिंदी में लिखना चाहें, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बराबर, अपवर्तनांक को किससे दर्शाते हैं, यन से। तो सी क्या है, वायु, यहां पे लिख देते हैं वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल जिसको हमने किससे दर्शाया है, सी से, बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, बटे क्या हो जाएगा आपका, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल जो कि है आपका v। तो जो हमारा अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक n बराबर क्या फार्मूला निकल कर आया, c बटा के v। और अपवर्तनांक का देखिए कोई मात्रक नहीं होता। अगर आपसे कोई पूछे कि अपवर्तनांक का मात्रक बताइए तो आप कहिएगा अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता। अगर सामने वाला पूछे कि क्यों नहीं होता तो आप उसको जवाब दीजिएगा कि अपवर्तनांक में जो भी राशियां ली जाती हैं उनका मात्रक सेम होता है, यानी बराबर होता है, और बराबर मात्रक होने की वजह से वो आपस में कट जाता है। जैसे यहाँ पर प्रकाश की चाल है और प्रकाश की चाल का जो मात्रक होगा यानी चाल का मात्रक वो होता है मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पर माध्यम में भी प्रकाश की चाल है तो माध्यम में प्रकाश की चाल है तो इसका भी मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड कट जाएगा जिसकी वजह से इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो समझ में आया आपको, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से क्या संबंध होता है, संबंध यही होता है यन बराबर सी बटा भी, जहां जो आपका यन है वो अपवर्तनांक है, सी क्या है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल है, भी क्या है आपका, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अगर आपसे कोई परिभाषा पूछ ले तो आप ऐसे बता दीजिएगा, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल तथा, यानी निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। इतना बात समझ में आया। अच्छा, हम दो माध्यम लेते हैं। दो माध्यम कौन सा लेते हैं,
आप सपोज करिए कि यहाँ पर विरल माध्यम जो है आपका, वो आपका वायु या निर्वात न होकर कुछ और हो, तब आप कैसे निकालोगे? जैसे यहाँ पर एक चित्र बना देते हैं। जैसे हमने एक चित्र यहाँ पर आपको बता के समझाने की कोशिश करेंगे। ये आपका है अभिलंब, ठीक है। ये आपका क्या है? अभिलंब है। ये आपका क्या है? पृथककारी पृष्ठ है, पृथककारी पृष्ठ। और आपका यहाँ पर ये पृथककारी पृष्ठ और ये अभिलंब है। एक प्रकाश किरण को हम यहाँ से गुजारते हैं इस तरीके से, और ये ऐसे अभिलंब की तरफ झुक जाती है, ठीक है। अभिलंब की तरफ क्या होती है? झुक जाती है। लेकिन इस चित्र में हम लोग ये जो पहला माध्यम चुनेंगे, ये आपका वायु या निर्वात नहीं रहेगा। ये रहेगा आपका, मान लेते हैं, जल। ये क्या रहेगा? जल। और दूसरा जो माध्यम है उसको मान लेते हैं कांच। पहला माध्यम क्या है? जल है, और दूसरा माध्यम क्या है आपका? कांच है। और कोई आपसे पूछ ले कि ये बताइए, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बता दीजिए, यानी या ऐसे पूछ ले, जल के सापेक्ष, यानी जल को क्या बोलते हैं? वाटर बोलते हैं। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी WNG आपसे कोई क्या कर ले? पूछ ले। हमने बताया था कि इसको कैसे पढ़ा जाता है। कल की वीडियो में या पिछली वीडियो में हमने आपको बताया है कि जो पहला रहता है उसको सापेक्ष पढ़ते हैं। जैसे W मतलब वाटर, वाटर बोले तो जल, तो जल के सापेक्ष जी, जी मतलब कांच, कांच को अंग्रेजी में ग्लास बोलते हैं, तो इसलिए जी लिया है। तो यहाँ पर जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कैसे बताओगे? जबकि आपको दिया गया है, क्या दिया गया है? जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल है VW, और कांच में प्रकाश की चाल है VG। आपको ये दिया गया है कि देखिए साहब, जल में जो प्रकाश की चाल है वो है VW, W बोले तो वाटर, और यहाँ पर कांच में प्रकाश की चाल है VG। VG मतलब होता है, G बोले तो ग्लास, यानी ग्लास मतलब कांच। तो कांच में प्रकाश की चाल आपको पता है, आपको पता है जल में प्रकाश की चाल। तो आप कैसे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकाल पाओगे? तो इसके लिए देखिए, एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग सिद्ध करवा रहे हैं। सिद्ध कैसे करवा रहे हैं? देखिए, इस कंडीशन में होता क्या है, अगर आप ये सारी चीजें समझ गए हो तो आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हो। इस चीज में होता क्या है कि सबसे पहले ये जो जल है इसका अपवर्तनांक अलग से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जल का अपवर्तनांक निकालेंगे वायु या निर्वात के सापेक्ष। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले जल का अपवर्तनांक निकालेंगे। किसके सापेक्ष? वायु या निर्वात के सापेक्ष। तो अगर आप वायु या निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालते हो तो वायु को क्या बोलते हो? एयर, ANW निकालते हो। ANW का मतलब क्या होता है? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर हम लोग दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक निकाल रहे थे, यानी वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का जब हम लोग अपवर्तनांक निकाल रहे थे तो फार्मूला था N बराबर C/V। जो C था वो निर्वात या प्रकाश, यानी निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल था, और जो V था वो माध्यम में प्रकाश की चाल है। तो यहाँ पर जो माध्यम है हमारा वो है जल। तो हम लोग क्या करेंगे? ANW बराबर, यानी वायु या निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा? वायु में प्रकाश की चाल, तो वायु में प्रकाश की चाल कितना है? C बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, और माध्यम आपका क्या है? जल है, तो बटे क्या हो जाएगा? VW। इसको मानिए समीकरण नंबर 1। यानी हम लोग ये जो जल था इसका पहले अपवर्तनांक निकाले हैं। किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो कितना आया? वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, और माध्यम में प्रकाश की चाल है VW, तो हमने VW लिख दिया। इतना बात समझ में आया? अब चलते हैं दूसरे माध्यम में। दूसरा माध्यम हमारा क्या है? कांच है। तो इसका भी अपवर्तनांक निकालेंगे। तो इसका अपवर्तनांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? वायु या निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो हम लोग वायु या निर्वात के सापेक्ष, यानी वायु बोले तो AN और कांच है तो G लगा दीजिए, यानी वायु या निर्वात के सापेक्ष, वायु या निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो इसमें भी क्या होगा? वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल जो कि होता है C बटे में
माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम आपका क्या है, माध्यम आपका है कांच, तो यहां पर क्या हो जाएगा, भी जी हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, इसको क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 से भाग करेंगे। समीकरण नंबर 2 में क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 1 से भाग। तो चलिए भाग करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला समझ में आया होगा। ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं इरेज। अभी हम लोग चल रहे हैं कि अगर दो माध्यम हो, पहला माध्यम वायु या निर्वात न होकर कुछ और हो, और दूसरा भी माध्यम आपका वायु या निर्वात न होकर कुछ और हो, और प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक आपसे पूछ ले, जैसा कि यहाँ पूछा है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए, तो कैसे आप निकालोगे, तो उसी के लिए ये सब सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, हमने निकाला पहले वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे आपका माध्यम यानी जल में प्रकाश की चाल। और यहाँ हम निकाल रहे हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसको मिटा देंगे चूंकि हमको भाग करना है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कर देते हैं इरेज, उसके बाद फिर आगे आपको समझाते हैं। चलिए, यहां पर हमने कहा कि आप समीकरण नंबर 2 में भाग कर दीजिए समीकरण नंबर 1 से। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर, भाग करने पर, ठीक है, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर। तो चलिए भाग कर देते हैं। समीकरण नंबर 2 क्या है आपका, इधर ए एन जी है, यहाँ पे लिख दीजिए ए एन जी बराबर क्या है, यहाँ पर सी बटा भी जी। फिर यहाँ पर भाग कर रहे हैं तो बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए एन डब्ल्यू, तो ए एन डब्ल्यू कर दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा आपका ए एन डब्ल्यू। फिर यहाँ पर बटे में क्या हो जाएगा, बराबर तो यहाँ पर लगा ही है, ऐसे बराबर कर दीजिए। यहाँ पर क्या है आपका C बटा वी डब्ल्यू है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C बटा वी डब्ल्यू। इतना हो गया। तो अगर ये आपका बटा, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर ए एन जी बटा ए एन डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये जो बड़ा वाला बटा है इसको गुणा में बदलेंगे, तो गुणा में बदलेंगे तो ये जो आपका हर है वो अंश में हो जाएगा। मतलब इस तरीके से वी जी यानी सी बटा वी जी तो है ये है, ऐसे गुणा में हो जाएगा। ये जो इसका हर है ये अंश बन जाएगा, मतलब ये हो जाएगा वी डब्ल्यू बटा ये सी अपनी जगह पर ऐसे बना रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सी से सी को कैंसिल कर देंगे, ऐसे सी से सी क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास देखिए बचा यहाँ पर ए एन जी बटा ए एन डब्ल्यू, और यहाँ बराबर लगा देंगे, बचा है ऊपर वी डब्ल्यू बटा वी जी। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा है, वी डब्ल्यू बटा वी जी। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो ऊपर रहता है, जो ऊपर रहता है वो दूसरा माध्यम होता है, और जो नीचे रहता है वो पहला माध्यम होता है। क्योंकि पहली वीडियो में हमने आपको बताया था प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर N2 बटा N1। और हमने कहा था कि देखिए जो यहाँ पर रहेगा यानी जो इसके पास रहेगा दूसरे स्थान पर वो पहले ऊपर लिखा जाएगा, और जो पहला रहेगा वो नीचे की तरफ लिखा जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए कि ऊपर कौन है, भी डब्ल्यू है। भी डब्ल्यू का मतलब होता है जल में प्रकाश की चाल, और नीचे क्या है आपका वी जी। तो इसको अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखोगे, कांच के सापेक्ष ऐसे लिखोगे जी एन डब्ल्यू। डब्ल्यू को सेकंड स्थान पर लाओगे इस वजह से क्योंकि डब्ल्यू यहाँ पर ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर हो जाएगा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक,
कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वी डब्ल्यू बटा वी जी। ये आपका एक फार्मूला निकल कर आया। ये बहुत ही पॉपुलर फार्मूला है, ऐसे समझ लीजिए कि इससे अगर क्वेश्चन पूछ लेता है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि कौन सा फार्मूला यूज करना है। जबकि ये फार्मूला हम आपको सिद्ध करवा के बता दिए। कैसे याद रखना ये ध्यान दीजिए। जो यहाँ सेकंड पर रहता है उसको समझ लीजिए वो ऊपर रहता है अंश में, जो फर्स्ट पर रहता है वो आपका हर में रहता है। ठीक है। आप कहोगे सर हमको तो आप सिखा रहे थे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए, और आपने क्या निकाला कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। मतलब ये तो उल्टा हो गया। तो उल्टा हो गया तो इसको सीधा कैसे करेंगे, देखिए इस मान को ऐसे उलट दीजिए। उलट देने का मतलब क्या है, आप ऐसे लिखेंगे डब्ल्यू एन जी। अब क्या हो गया, देखिए यहां पर हम क्या पढ़ रहे थे, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, जल में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। यहां हम क्या पढ़ेंगे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, मतलब ये दूसरे स्थान पर आ गया। ये दूसरे स्थान पर आ गया तो ये पहले उठेगा, तो ये पहले उठेगा तो ये हो जाएगा आपका भी जी बटा में, ये जो पहले स्थान पर है ये नीचे हो जाएगा तो ये हो जाएगा भी डब्ल्यू। यानी जो दूसरे जगह पर रहेगा उसको आप अंश में लिखिएगा, और जो पहले स्थान पर रहेगा उसको हर में लिखिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। मतलब आपका फार्मूला तैयार हो जाएगा, याद करने की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको ये याद रखना चाहिए, एक फार्मूला याद हो जाएगा तो पूरा का पूरा आप उसी से बना लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताइए, जबकि आपको कांच में प्रकाश की चाल और जल में प्रकाश की चाल पता है, तो आप कर सकते हो कि यहाँ पर आपका हो जाएगा जल में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। और अगर यहाँ पर आपसे कहे कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बता दीजिए, यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बता दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कांच में प्रकाश की चाल बटा जल में प्रकाश की चाल। ये दो फार्मूला आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कभी कभी क्या होता है कि बहुविकल्पी क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला से ही पूछ लिया जाता है। यही सारा फार्मूला पूछेगा, चार ऑप्शन दे देगा, और अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप टिक करके चले आओगे। और जो 20 प्रश्न होते हैं उसको हल करना या सॉल्व करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोगों के टाइम तो ये जो 20 प्रश्न वाला सिस्टम था वो नहीं था, लेकिन आप लोगों के समय 20 प्रश्न आपका जो मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन है उसी में बच्चे बहुत ज़्यादा गड़बड़ाए जाते हैं। ठीक है। तो उसको अगर आप 20 नंबर सही कर ले गए तो इधर जो प्रश्न करेंगे उसमें आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट होगा। तो हम चाहते हैं कि आप ये जो मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन होता है उसको एक भी गलत ना करो। क्वेश्चन इसी फार्मूला से पूछता है, ऐसे ही फार्मूला से, सवाल से, थ्योरी से क्वेश्चन उठा उठा के पूछता है। सारा चीज़ हम आपको बताएंगे, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आती तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो कि सर हमें यहाँ नहीं समझ में आया। फिलहाल हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने वीडियो में हम उन सारे टॉपिक को कवर करें एकदम डिटेल से जो आपके बोर्ड पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। फिर भी अगर कोई टॉपिक छूट जाता है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि सर ये टॉपिक अभी नहीं पढ़ाए हो, इसको भी पढ़ा दीजिए इसी के साथ। और अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर देख लीजिएगा, आपको और बढ़िया से समझ में आएगा। हालांकि पूरी कोशिश यही रहती है कि पहली ही बार में आपको समझा दिया जाए। ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देखोगे, फिर से देखोगे, तो एक दो बार देखोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है। हालांकि ये उन बच्चों के लिए हम कह रहे हैं जो बच्चे एकदम पढ़ने में कमजोर हैं, मतलब एकदम शुरुआती से शुरू कर रहे हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत अपने गांव में या अपने शहर में कोचिंग पढ़ रहे हैं वो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको पता होगा कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो गया, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हो गया और यहाँ पर जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो गया। तो यहाँ पर फार्मूला निकला वी डब्ल्यू बटा वी जी, और यहाँ पर है वी जी बटा वी डब्ल्यू। ठीक है। इस तरीके से हमने इसको सिद्ध कर दिया। तो अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से क्या संबंध होता है हमने पूरी तरीके से यहाँ पर सिद्ध कर दिया और आपको फार्मूला से बता दिया। यह हमारा पहला जो टॉपिक था वो खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। अब चलते हैं अपने दूसरे वाले टॉपिक पर, इसको करेंगे इरेज, और उम्मीद करेंगे कि आपको जितनी सारी चीज़ें हम समझाए हैं समझ में आई होंगी। इसको मिटा देते हैं।
चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपने दूसरे वाले टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा जो दूसरा वाला टॉपिक है वो क्या था, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। हमने शुरू में ही आपको बताया था कि आज इस वीडियो में दो टॉपिक कवर होने वाले हैं। पहला, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से क्या संबंध होता है, हमने पूरा का पूरा फार्मूला ही सिद्ध करके आपको बता दिया। दूसरा टॉपिक क्या है, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। यहां पर लिख दीजिए, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता, ठीक है, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता के बारे में हमने प्रकाश के परावर्तन में जब हम पढ़ा रहे थे तो वहां पर भी जिक्र किया था। उत्क्रमणीयता का मतलब ऐसे समझ लीजिए, उल्टा। उल्टा का मतलब ये है कि आप जिस रास्ते से गए थे, अगर आप उसी रास्ते से आ चुके हो या उसी रास्ते पर लौट कर आ रहे हो तो इसी घटना को बोला जाता है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। यहाँ पर इस कंडीशन में प्रकाश ट्रेवल करेगा, आप नहीं ट्रेवल करोगे। और यहाँ पर प्रकाश की उत्क्रमणीयता एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर किस तरीके से चेंज होती है, सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आपके सामने चित्र बना लेते हैं। चित्र क्या होने वाला है, चित्र हम लेने वाले हैं कांच का एक गुटका, ठीक है, या कांच का एक टुकड़ा। हमने सबसे पहले क्या लिया, कांच का एक टुकड़ा लिया, इसके किनारों का नाम दे दिया। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर नाम दे दिया P, यहाँ पर Q, यहाँ पर R और यहाँ पर S। ये है क्या आपका, ये है आपका कांच, ठीक है। और बाहर जो है वो है हवा यानी वायु। बाहर आपका क्या है, वायु। तो इस तरीके से दो माध्यम तैयार हो गए। तो सर्वप्रथम हमने क्या लिया, सर्वप्रथम हमने कांच का एक टुकड़ा लिया, एक आयताकार टुकड़ा बोल सकते हो आप। तो एक आयताकार टुकड़ा लिया जिसके सिरे हैं P, Q, R और S। इसके बाहर है हवा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर प्रकाश को वायु से कांच में प्रवेश करवाएंगे। कहाँ से प्रवेश करवाएंगे, वायु से कांच में। वायु से ऐसे प्रकाश किरण को कांच में प्रवेश करवाएंगे और जहां ये प्रकाश किरण आकर कांच से टकराती है वहां पर हम लोग ऐसे अभिलंब खींच देंगे। ऐसे क्या खींच देंगे, अभिलंब खींच देंगे। तो ये हमारा क्या है, अभिलंब है, ठीक है। ये हमारा है अभिलंब। अब आप जानते हो कि जो वायु होता है वो कांच की अपेक्षा विरल होता है। क्या होता है, विरल होता है। यानी वायु कौन सा माध्यम है आपका, विरल माध्यम है। विरल माध्यम किसकी अपेक्षा, कांच की अपेक्षा। कांच क्या है आपका, सघन माध्यम है, सघन माध्यम, ठीक है। तो प्रकाश की किरण को सबसे पहले हमने विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करवाया, ठीक है। प्रकाश किरण को सबसे पहले हमने क्या किया, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कराया। तो आप जानते हो कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं। ये प्रकाश किरण अभिलंब की तरफ ऐसे झुकेगी, इस तरीके से ये प्रकाश किरण अभिलंब की तरफ झुकेगी। तो हमने आपको बताया था जब अपवर्तन का नियम हम पढ़ा रहे थे तो अपवर्तन के दूसरे वाले नियम या पहले वाले नियम में हमने आपको बताया था कि देखिए अभिलंब और ये है आपका आपतित किरण। ये क्या है आपका, आपतित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं कोण आई। ये जो कोण है ये क्या है, कोण आई है, जिसको हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और यहाँ पर ये जो प्रकाश की किरण है ये अपवर्तित किरण बोली जाएगी। अपवर्तन हो चुका है तो जो प्रकाश किरण बाहर की तरफ जा रही है वो अपवर्तित किरण बोली जाएगी। यानी जो दूसरे माध्यम में ट्रेवल कर रही है उसको अपवर्तित किरण बोलते हैं। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, यहाँ पर देखिए कोण बनेगा, इसको बोलते हैं हम लोग कोण आर और इसको बोलते हैं आपका अपवर्तन कोण, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका है कोण आई जिसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण।
और ये है आपका कोण आर, जिसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण समझ में आया, अपवर्तन कोण समझ में आया। अब इतना समझने के बाद आप ध्यान दीजिए कि ये कांच है और कांच में आप प्रकाश किरणों को रोक नहीं सकते, ये प्रकाश किरणें आगे बढ़ेंगी। ये प्रकाश किरण आगे बढ़ा, ऐसे जब आगे ये बढ़ा इस तरीके से, तो ये क्या करेगा, अब ये प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाएगा। भाई साहब, इधर वायु है तो इधर भी वायु ही होगा, हवा ही है, यानी ये है आपका विरल माध्यम। विरल माध्यम यानी अब प्रकाश की किरण जो है वो तो रुकेगी नहीं, रुकेगी नहीं तो ये आगे बढ़ेगी, और आगे बढ़ेगी तो ये कांच से कहाँ जाएगी, वायु में जाएगी। और जब वायु में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हटेगी। अगर हम यहाँ पर अभिलंब खींच लेते हैं तो देखा जाता है कि ये अभिलंब से दूर हट जाती हैं। ठीक है, ऐसे ये अभिलंब से क्या होती हैं, दूर हटती हुई नजर आती हैं। अभिलंब से दूर क्यों हट गई, क्योंकि प्रकाश किरण अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, यानी प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश कर रहा है। तो जब प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश करेगा, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा, तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाला जो आपका पहले, ये वाला जो किरण था पहले माध्यम के लिए, यानी वायु से कांच में जब आया था, इसको हम लोग बोले थे अपवर्तित किरण। लेकिन अब यही किरण आगे चलकर वायु में प्रवेश कर जा रही है, तो इसका नाम बदलकर हो जाएगा आपतित किरण। पहले क्या था, अपवर्तित किरण, अब क्या हो गया, आपतित किरण, क्योंकि ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। तो इसके बीच यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच यहां पर एक कोण बनता है, ये आपका कोण आर होता है। ये क्या होता है, कोण आर होता है। कैसे कोण आर होता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे एकांतर अंतः कोण से। ठीक है, तो ये वाला कोण आर है तो ये भी कितना होगा, आर ही होगा। और अगर हम देखें तो अभिलंब और ये जो निर्गत किरण है, जिसको हम लोग बोलेंगे अब अपवर्तित किरण, तो ये जो अपवर्तित किरण और आपका अभिलंब है, इसके बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं कोण आई। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, कोण आई बोलते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसका जब प्रैक्टिकल किया गया, यानी प्रयोग किया गया हकीकत में ऐसा करके, तो देखा गया कि यहाँ पर जो कोण आई बन रहा था, यानी शुरू में जो यहाँ कोण बन रहा था, वही कोण यहाँ पर भी प्राप्त हुआ, वही कोण यहाँ पर भी प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसका रिवर्स कर दें, इसका हम लोग क्या कर दें, ऐसे रिवर्स करें, मतलब उल्टा करें। हम ले लेते हैं यहाँ पर P, यहाँ पर Q, यहाँ पर R और यहाँ पर S। और यहाँ पर क्या करें, अभिलंब यहाँ पर खींच दें, प्रकाश किरण को ऐसे गुजारें और अभिलंब की तरफ झुक जाए, फिर ये आगे चलकर ऐसे निकल जाए। ठीक है, यहाँ पर ऐसे निकल जाए। अब इसका रिवर्स करते हैं। रिवर्स का मतलब ये है कि अभी तक आपने देखा कि प्रकाश किरण पहले वायु से कहाँ जा रहा था, कांच में, फिर कांच से वायु में जा रहा था, तो ऐसे प्रकाश किरण जा रहा था। लेकिन अब सोचिए यहाँ से प्रकाश किरण न गुजार कर इसी प्रकाश किरण को यहाँ से गुजारे, नीचे से ऐसे जाए। तो जब हम प्रकाश किरण के मार्ग को ऐसे रिवर्स करते हैं, यानी यहाँ से नीचे की तरफ से ऐसे जाते हैं, तो ये प्रकाश की किरण उसी रास्ते से वापस लौटती हुई चली जाती है जहां से ये आई थी। मतलब इस कंडीशन में यहाँ का जो कोण होगा और यहाँ का कोण होगा, वो आपस में क्या होने लगेगा, बराबर होने लगेगा। और यही है प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। यानी प्रकाश जिस मार्ग से आया था, अगर आप प्रकाश को उसी मार्ग से ऐसे लौटा दोगे, यानी जिस मार्ग से ऐसे आया था आपने रास्ता रिवर्स कर दिया और उसको उसी मार्ग से ऐसे लौटा दिया, तो ये अपने उसी मार्ग को पकड़ते हुए वापस चला जाएगा जिस मार्ग से होकर ये आया था। मतलब ये अपना रास्ता भूलता नहीं है। तो इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। जब हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ा रहे थे वहां पर भी हमने इसका जिक्र किया था, शायद कम किया होगा, और यहाँ पर तो हम आपको चित्र बनाकर डिटेल से समझा दिए। बात समझ में आया, यानी
प्रकाश किरणों की उत्क्रमणिता क्या है? प्रकाश किरणों की उत्क्रमणिता ये है कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। लेकिन अगर अपवर्तन की घटना को रिवर्स कर दिया जाए, यानी प्रकाश किरण को फिर से लौटाया जाए दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में, वो उसी मार्ग को पकड़ कर लौटता है जिस मार्ग से वो गया था। बात समझ में आई? अच्छा, अब इसके क्या होते हैं, कुछ फार्मूले होते हैं। फार्मूले को थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। इसमें क्या फार्मूला लगेगा, क्योंकि क्या होता है कभी पूछ लेता है, जैसे ऐसे पूछेगा, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 5 है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए। तो मतलब जस्ट उल्टा पूछ लेगा। तो इसी चीज को हम लोग फार्मूला की मदद से सॉल्व करेंगे। हम लोग फार्मूला पहले प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए वायु था, यहां पर क्या था, वायु, जो कि था आपका विरल माध्यम, जो कि यहाँ पर क्या है, विरल माध्यम है। इसमें ज़्यादा गोचा पोची हो जाएगा, इस वजह से इसको हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आपको समझाने के लिए बना दिए हैं, ठीक है। ये चित्र थोड़ा छोटा बन गया, हमको थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था, जैसे ये वाला बना है। फिलहाल हम इसमें समझाने की आपको कोशिश करते हैं, ठीक है। ये देखिए वायु है जिसका माध्यम है विरल, ये है कांच, ये है कांच जो कि है आपका सघन माध्यम, ठीक है। क्या है आपका सघन माध्यम। तो वायु में क्या होता है कि यहां पर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले प्रकाश किरण वायु से कहां चली, कांच में। प्रकाश किरण कहां से चली, सबसे पहले वायु से कांच में चली, तो हम लोग क्या कहेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, यानी वायु क्या है आपका, ए से दर्शाते हैं, एयर होता है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच को जी से दर्शाते हैं, तो ए एन जी कितना होगा। तो आपने फार्मूला पढ़ा है कि अगर दोनों में प्रकाश की चाल दिया हो, यानी दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल दिया हो, तो आप जानते हो यन बराबर होता है सी बटा के वी। अभी हमने आपको सिद्ध करवाया था अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध, वही यहां पर लगाएंगे। तो ए एन जी मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल बटे क्या हो जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है। वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। या अगर हम ऐसे नहीं करते हैं तो आप ऐसे कर लीजिए, क्योंकि आपको रिवर्स ज्ञात करना है तो ऐसे मत करिए, नहीं तो दूसरा वाला फार्मूला आ जाएगा, वही फार्मूला आ जाएगा जो अभी हमने सिद्ध करके आपको बताया है। आप ऐसे चलिए कि ये वाला जो कोण होता है इसको बोलते हो आप कोण आई, और ये वाला जो कोण होता है इसको बोलते हो कोण आर। यहाँ पर भी क्या होता है, ये कोण आर होता है, और ये वाला होता है आपका कोण आई, ठीक है। तो अगर हम कहें कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, तो आपने एक और फार्मूला पढ़ा था। क्या फार्मूला पढ़ा था, ए एन जी बराबर, यानी प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अगर निकालना हो और आपको कोण पता है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, साइन आई बटा साइन आर। इसको मानिए इक्वेशन नंबर 1, साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। जब हमको कोण पता है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, तो स्नेल के नियम से या अपवर्तन का जो दूसरा नियम था उससे हम लोग निकालेंगे ए एन जी, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ के लिए। लेकिन अब प्रकाश किरण यहाँ कांच में तो रुकेगा नहीं, वो आगे जाएगा, और जब वो आगे जाएगा तो कांच से कहाँ जाएगा, वायु में जाएगा। तो कांच से जब वायु में जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ठीक है। कांच के सापेक्ष वायु का, क्योंकि ये कांच से कहाँ जा रहा है, वायु में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए जो आर है, ये हमने कहा था कि ये जो आर है ये आपका पहले तो यहाँ अपवर्तन कोण था, लेकिन चूंकि प्रकाश की किरण यहाँ से अब बाहर जा रही है तो ये अपवर्तन कोण न होकर आपतन कोण होगा, और आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं, और आई का स्थान अब ले लिया है आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन आर, फिर बटा। आप कहोगे सर साइन आर क्यों लिख रहे हो, ये जो साइन आर है, ये जो आर कोण आपको दिख रहा है ये आपतन कोण है। क्यों है, क्योंकि प्रकाश किरण कांच में रुकी नहीं, ये कांच से कहाँ आ रही है, वायु में आ रही है,
तो यहाँ पर जो कोण बनेगा उसको आपतन कोण बोलेंगे और ये कोण है आर, इस वजह से यहाँ पर साइन आर लिखे हैं। फिर बटे में क्या हो जाएगा, साइन आई हो जाएगा। क्यों साइन आई हो जाएगा, क्योंकि ये जो आई है अब ये अपवर्तन कोण बन चुका है, तो इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 हो गया और समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम लोग समीकरण 1 का समीकरण 2 से गुणा करा देते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 गुणते समीकरण 2। समीकरण 1 गुणते समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या है आपका, ए एन जी बराबर, या हम ऐसे गुणा करवा देते हैं, इस पक्ष का इस पक्ष में गुणा, इस पक्ष का इस पक्ष में गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एन जी गुणते जी एन ए, जी एन ए बराबर क्या होगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर गुणते साइन आर बटा साइन आई। ठीक है, यहाँ पर हमने इसका गुणा करवा दिया, दाहिने साइड का दाहिने साइड, बाएं साइड का बाएं साइड। तो आप देखोगे कि यहाँ पर साइन आर से साइन आर खत्म, साइन आई से साइन आई खत्म, तो फार्मूला क्या बना, फार्मूला बना आपका यहाँ पर ए एन जी गुणे जी एन ए बराबर 1 के, ए एन जी गुणे जी एन ए बराबर 1 के, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक गुणते कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो अगर हमको इनमें से किसी एक का भी मान निकालना हो, ये आपका मेन फार्मूला है, ऐसे आप समझ लीजिए। तो अगर हमको निकालना हो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी अगर हमको ए एन जी निकालना हो, तो हम लोग देखिए गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, तो 1 बटा हो जाएगा जी एन ए। ठीक है, 1 बटा क्या हो जाएगा, जी एन ए हो जाएगा। और अगर हम यहाँ देखें कि हमको जी एन ए निकालना हो, यानी कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकालना हो, तो हम कह सकते हैं ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए एन जी। 2 फार्मूला हमारा यहाँ से तैयार हो गया, यानी जो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है वो जस्ट व्युत्क्रम होता है, यानी उल्टा होता है कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक के। आप देख रहे हो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर 1 बटा मतलब ये उल्टा हो गया, दर्शा दिया कि ये उल्टा है, तो 1 बटा ए एन जी होता है, यानी वायु के सापेक्ष कांच के सापेक्ष जो वायु का अपवर्तनांक है वो उल्टा होता है किसके, वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक के। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रकाश की किरण जो है वो अपने मार्ग को उलटने पर उसी मार्ग से वापस चली जाती है जिस मार्ग से ये वापस आई थी। ठीक है, तो ये वाला जो फार्मूला है वो आपका क्या होता है, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आप कहोगे सर कैसे रोल अदा करता है, थोड़ा एग्जाम्पल देके समझाएंगे। इसका एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। ठीक है, जैसे इसको मिटा देते हैं, ये वाला मिटा देते हैं, फिर आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, तब समझ में आएगा इसका महत्व क्या है और हम इसको सिद्ध क्यों करवा दिए। पेपर में आएगा अगर आपने सिद्ध कर दिया तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, एकदम खुश हो जाएगा कि यहाँ पर बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है और ये चीज़ों को समझता है, और चित्र बनाकर नामकरण ऐसे कर देंगे फुल में फुल नंबर आपको मिल जाएगा अगर ये पेपर में आता है तब। ठीक है, एक सवाल लिखते हैं ऐसे, यहाँ पे लिखते हैं सवाल, ऐसे ही रैंडम एक सवाल लिख देते हैं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/4 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल है। ठीक है, हमने आपके सामने एक सवाल बना दिया समझाने के लिए बस, कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/4 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए शुरू में लिखा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, मतलब
ये दिया है ANG। अगर इसका हमको हल निकालना हुआ, यहाँ पर लिख देंगे हल, तो क्या हो जाएगा? ANG यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है? दिया है आपका 3/4। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, यानी GNA आपसे क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। तो ये होता है आपका, देखिए ANG दिया है और GNA पूछ रहा है, तो GNA बराबर आपने क्या फार्मूला पढ़ा? 1/ANG। मतलब ये जो मान है इसी को उलट दीजिए, क्योंकि ये क्या है? व्युत्क्रम ही तो है, उल्टा है। तो हम लोग क्या करेंगे? ANG दिया है, GNA पूछ रहा है, तो हम इसके मान को उलट देंगे। यानी हम लिखेंगे कि जो GNA होता है वो होता है 1/ANG के। तो यहाँ पर लिख देंगे GNA बराबर 1/ANG का मान कितना दिया है? 3/4, तो 3/4 लिख दीजिए। और ये जो 3/4 है, जब इसको गुणा में बदलेंगे, ये वाला जो भाग है उसको अगर गुणा में बदलेंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और 3 में हो जाएगा। तो GNA बराबर कितना हो जाएगा? 4/3। तो ऐसे सवाल मुंह जबानी लग जाते हैं, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसको इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर ये बहुविकल्पी में पूछता तो हमको इतना करने की जरूरत ना रहती, हम डायरेक्ट देखते क्या दिया है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/4 क्या पूछ रहा है? कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं, मतलब 3/4 दिया है तो 4/3 लिख देते हैं और हमारा उत्तर हो जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा भी है। उम्मीद करते हैं आपको ये जो 2 टॉपिक हम समझाए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, अब ये हमारे टॉपिक पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं, यानी हमारा पाठ 2 प्रकाश का अपवर्तन पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब हम लोग जब अगला पाठ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका लेंस। अगर आपको इन सारी चीज़ों में से जितना हम बताए हैं कुछ भी नहीं समझ में आया या बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, तो आप कमेंट में ज़रूर हमको बताइएगा कि सर समझ में आ रहा है। ठीक है, और अगर आप ये सारी चीज़ें समझ पा रहे हो तो अपने पास जो आपके पास किताब होगी उससे प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, क्योंकि अभी हम प्रश्न सॉल्व नहीं करवा रहे हैं। जब आपका बोर्ड पेपर नज़दीक आ जाएगा तब मैराथन चलाकर सवालों को पूरी तरीके से समाप्त करवा देंगे। तो ये आपका वीडियो यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। ये हमारा चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो गया। तो अगर आप अभी तक चैनल पर बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर करिए जो आपके साथ पढ़ते हैं कक्षा 10वीं में, या अगर आप बड़े हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करिए जो अभी कक्षा 10वीं में हैं। हो सकता है कि इस वीडियो की मदद से कुछ लोगों की हेल्प हो जाए, ऐसे लोगों की जो बहुत ज़्यादा फीस नहीं दे पाते या पढ़ नहीं पाते। ठीक है, सुविधाएं न होने की वजह से पढ़ नहीं पाते, तो उनके लिए हम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं और उनको भी उसी श्रेणी में लेकर आएंगे, यानी टॉपर वाली श्रेणी में लेकर आएंगे और उनका भी सपना क्या होगा? साकार होगा। वो भी बढ़िया से पढ़कर अच्छे नंबर लाएंगे। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।